नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। जानते हैं दोस्तों, आपकी आज सेकेंड फेज का मतदान हो रहा है जम्मू कश्मीर में, और उसमें उसकी गतिविधियां क्या है, कैसे, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। आज काउंटिंग नहीं है, लेकिन आगे पीछे इसलिए क्योंकि यहां से बहुत कुछ दिखाई देता है, बहुत कुछ समझ में आता है कि यह चुनाव किस दिशा में जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले अपनी टीम, डीबी लाइव की टीम जम्मू कश्मीर में थी और वहां का सूरत हाल लेकर आप तक हम लोगों ने पहुंचाया ही है। लेकिन आज जब वोटिंग का दिन है, तो वोटिंग के दिन कितने लोग निकल के आ रहे हैं, परसेंटेज आपने देख लिया। बिल्कुल स्क्रीन पे बाएं साइड में आप देखिए, 26 सीटों पे आज वोटिंग हो रही है। कुल 90 सीटों की विधानसभा, इन 90 सीटों की विधानसभा में से 24 सीटों पर पहले फेज में 18 तारीख को 24 सीटों पे पोलिंग हो चुकी है, और आज वोटिंग का दिन है दूसरे फेज का, और इसमें 26 सीटों पर, जिसमें कश्मीर की जो तीन जिले हैं उसमें, और उधर जम्मू के 3 जिले, और इस प्रकार 6 जिलों की 26 सीटों पर पोलिंग हो रही है। और अभी तक 10.22% की पोलिंग हुई, जिसमें 4% सबसे कम 4.7% श्रीनगर में। उसके अलावा पुंछ में सबसे ज्यादा पोलिंग है, आप देखिए 14.4%। राहुल गांधी परसों पुंछ में भी थे और श्रीनगर में भी थे। राहुल गांधी का पुंछ जाना ज्यादा फायदेमंद नजर आ रहा है अगर इस लिहाज से देखा जाए तो। लेकिन श्रीनगर के लोग थोड़ा अभी निकल के नहीं आए हैं, निकल के कब तक आएंगे ये हम देखेंगे। हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र जी, उनका भी स्वागत करता हूं, उनको भी स्क्रीन पे हम लेके आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम वहां से भी, श्रीनगर से भी अपने सहयोगियों को जोड़ेंगे और वहां से भी समझेंगे कि आखिर वोटिंग का पैटर्न क्या है और क्यों लोग निकल के नहीं आ रहे हैं, खासकर अगर श्रीनगर के लिहाज से बात करें तो। लेकिन ओवरऑल जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं वो इस जमहूरियत के पक्ष में दिखाई दे रही हैं, और इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं यहां से जो कश्मीर की आवाम है वो एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना चाहती है, और इसलिए भी जरूरी है कि ये चुनाव बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव में मतदाता निकल के आए और अपनी बात जो वोट के जरिए रखना चाहते हैं वो रख कर जाएं, यानी अपनी सरकार चुनें। और 370 के बाद ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 370 के कुछ प्रावधानों को हटाने के बाद ये जो चुनाव है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर यहां जिसकी जीत होगी, कई बार हालांकि हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं, फिर भी यहां कह रहा हूं कि अगर यहां पर बीजेपी और उसके सहयोगियों की जीत होती है, किसी ढंग से वो सरकार बना लेते हैं, तो उस 370 पर मुहर, और अगर नहीं बनाते हैं तो 370 को नकारा जाएगा, यह दिखाई देता है। तो बहुत कुछ अलग अलग बातें, अलग अलग चर्चा हम करेंगे इस कार्यक्रम में। सीधे वहां से भी जोड़ेंगे, कश्मीर से भी जोड़ेंगे अपने साथियों को जो इस चुनाव को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, बूथों का क्या हाल है ये भी समझेंगे, और उसके अलावा कौन आगे कौन पीछे ये भी जानेंगे। तो बहुत कुछ है इस पिटारे में, लेकिन सबसे पहले इस ब्रेकिंग में आपको बता दूं कि आज 26 सीटों के जो मतदान हो रहे हैं उसमें से 3 जिले श्रीनगर कश्मीर के हैं, जिसमें श्रीनगर भी है, श्रीनगर के कुछ पार्ट्स हैं। और दूसरा ये आप देखिए तस्वीर बीच में, और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र जी। समीर जी, आपका स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण, देखिए कितना गौरवान्वित महसूस करता है आदमी, गर्व फील करता है जब वोट दे के आता है। ये काला निशान उंगलियों पे, ये बहुत कुछ कहता है। लेकिन इन सब के बीच आज जब 26 सीटों पे पोलिंग हो रही है, इसको कैसे आप देखते हैं समीर जी? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा आपने बताया कि 370 के जो कुछ प्रावधान थे उनके खात्मे के बाद ये पहला चुनाव है, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के। तो निश्चित तौर पर वहाँ के लोगों को एक इंतज़ार था काफ़ी दिनों से, और पिछले 5 साल से लगातार मांग हो रही थी कि चुनाव कराए जाए, और ये उत्साह दिखाई भी पड़ रहा है कि किस तरह से लोग चुनाव का इंतज़ार कर रहे थे। पहले फेज़ में हम लोगों ने जो 24 सीटों पर हुए थे, 61% से ज़्यादा मतदान हुआ था, और अभी भी सुबह 9 बजे तक के जो 2 घंटे के आंकड़े आए हैं मतदान के, वो ठीक दिख रहे हैं, उत्साहजनक दिख रहे हैं। केवल श्रीनगर में काफ़ी कम वोटिंग हुई है, लेकिन उसके अलावा बाकी सभी जगहों पर 10% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। पुंछ में 14% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो ये दिखा रहा है कि वहाँ के लोगों में किस तरह से मतदान को लेकर, चुनाव को लेकर वो इंतज़ार कर रहे थे। और जो आज भी जो कतारें दिख रही हैं तमाम पोलिंग सेंटर्स का, हम लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, वो इससे पता चल रहा है उत्साह, उसमें युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। यही उत्साह पिछले चरण में भी दिखा था। तो निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके लिए भी, कि अगर इस पर जो 370 के समाप्ति के बाद कुछ प्रावधानों को ख़त्म करने के बाद
शांति बहाली और वहाँ पर बहुत अच्छी परिस्थितियों का दावा भारतीय जनता पार्टी का जो है उस पर मुहर लगती है, या फिर वहाँ जो स्टेटहुड की यानी राज्य की बहाली की बात है, क्योंकि इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा उसका हटा दिया गया, उस पर मुहर लगती है। तो ये इसी बात पर निर्भर करेगा कि वहां जीत किसकी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो 9 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं, पोलिंग के आंकड़े, वो आपके सामने हैं। श्रीनगर में सिर्फ 4.7%, जबकि बड़गांव में 10.9%, गांदरबल में 12.6%, रियासी 13.4%। ये जिलों के नाम हम बता रहे हैं। राजौरी में 12.7% और पुंछ में 14.4%। बड़गांव और गांदरबल से चुनाव लड़ रहे हैं फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के। आप जानते हैं 2 सीटों पर फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। तो उमर अब्दुल्ला 2 जगहों से किस्मत आजमा रहे हैं। इनके अलावा जो रैना हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पोलिंग भी आज ही होनी है। तो बड़े बड़े कद्दावर नेता भी आज चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा जो इन 26 सीटों में से अगर देखा जाए तो यहां पर 25 लाख से ज्यादा, दूसरे चरणों में 25 लाख से ज्यादा यहां वोटर्स हैं। 131 कैंडिडेट्स इसमें से करोड़पति हैं और 49 कैंडिडेट्स जो हैं वो, और 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इलेक्शन अपडेट आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर, ब्रेकिंग न्यूज भी आप देख रहे हैं। 25,78,000 मतदाता वोट आज डाल रहे हैं। इनके अलावा 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर में और 11 सीटें जो हैं वो उधर जम्मू में हैं। और दूसरे फेज में 239 कैंडिडेट्स हैं। 239 कैंडिडेट्स, 49 पर क्रिमिनल केसेस हैं, जबकि 131 करोड़पति उम्मीदवार हैं। तो ये आप लगातार हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हेडलाइंस के अलावा इलेक्शन अपडेट्स, क्या कुछ चल रहा है वो, और भी वहां का कुछ सूरत हाल हम बताएंगे। वहां के वोटर्स क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। वोटर्स के अलावा यहां आप देखिए लोग इंतजार में बैठे हुए हैं पोलिंग बूथ पर। जरा अपनी टीम से कहूंगा कि अगर दिखा सके तो किसी वोटर्स की प्रतिक्रिया दिखाइए जरूर कि क्या चल रहा है, ये जरूर दिखाइए। और कोई प्रतिक्रिया हो तो उसके अलावा अगर कोई वोट की अपील है लोगों में उत्साह भरने के लिए, चाहे वो राहुल गांधी हो या उधर उमर अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, इन तमाम लोगों की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। इन लोगों की भी अपील अपनी अपनी तरफ से, तो उन अपीलों को भी हम देखना आप तक पहुंचाते हैं थोड़ी देर में कि क्या चल रहा है इस चुनाव में। यह चुनाव दूसरे फेज का मतदान, यानी आज के बाद अब सिर्फ एक फेज बचता है। 3 फेजों के मतदान हो रहे हैं। 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में मतदान, और 3 चरणों में से पहला चरण, पहला फेज 62% से ज्यादा का मतदान हुआ पहले फेज में। दूसरे फेज में कितने प्रतिशत का होता है इसका इंतजार रहेगा। और यहीं पर इसी कार्यक्रम में आप तक हम बहुत कुछ पहुंचाने वाले हैं, जमीनी हकीकत दिखाने वाले हैं कि क्या चल रहा है, लोग कैसे घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं उनकी, वो सब हम आप तक पहुंचाएंगे, आप तक रखेंगे। और यहां स्टूडियो में हमारे साथी समीरात्मज मिश्र जी हैं। आप सब अच्छी तरह से भलीभांति परिचित हैं। इनका प्रोग्राम सुबह 12 बजे से आप देखते होंगे, दोपहर या मिड डे 12 बजे कह सकते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज रूम से समीर जी लेकर आते हैं। आप लोगों की काफी सराहना मिलती है उस कार्यक्रम को लेकर, तो उसे भी जरूर देखिए। इस कार्यक्रम के बाद वो कार्यक्रम भी आप तक हम पेश करेंगे। दूसरी तरफ आज जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के अलावा हरियाणा में भी चुनाव है, लेकिन हरियाणा में मतदान जो है वो है 5 तारीख को, यानी 5 अक्टूबर को। उससे पहले 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म हो जाएंगे, मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। इंतजार रहेगा रिजल्ट का, जो दोनों ही राज्यों में, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर को आना है। तो रिजल्ट के दिन सुबह 6 बजे से हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले आज जब जम्मू कश्मीर में चुनाव की दूसरी जो प्रक्रिया चल रही है, यानी दूसरे स्टेज पर, दूसरे फेज का मतदान है, तब क्या चल रहा है, इससे पहले लगभग 5 दिनों तक हम लोगों ने वहां जम्मू कश्मीर में बिताकर जो कुछ देखा है वो भी इस प्रोग्राम के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अलग अलग वीडियोस के जरिए, अलग अलग लाइव के जरिए हम आप तक वहां के सूरत हाल आप तक पहुंचा ही चुके हैं। समीर जी, जरा एक बार फिर से समझना चाहता हूं कि कैसे यहां पर जो परसेंटेज है उसको देखा जाए। हालांकि वहां के लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, किसी ने भी इन चुनावों का बहिष्कार नहीं किया है किसी भी दल से। जरा सीधे चलते हैं हमारे साथी शफीक के पास में, और ये श्रीनगर से जुड़े हुए हैं एक बूथ से। शफीक, आपसे समझना चाहता हूं कि क्या चल रहा है, और श्रीनगर में पोलिंग कम पड़ी है, वोट बूथों पे लोग कम दिख रहे हैं। आप किसी बूथ पे हैं, किस बूथ पे हैं श्रीनगर में, ये बताइए, और क्या स्थिति है वहां पे, क्या हालात हैं?
26। आवाज शायद नहीं आ रही है शफीक के पास, दोबारा चलेंगे आएंगे, तब तक इधर समीर जी के पास आते हैं। श्रीनगर से शफीक हमारे साथ जोड़ रहे हैं और उनकी आवाज नहीं आ रही है, कोशिश करते हैं शफीक को फिर से जोड़ने की। लेकिन समीर जी, ओवरऑल बहिष्कार नहीं और एक उत्साह, ये हम लोग देखे भी, इसको किस हिसाब से आप देखते हैं? जी बिल्कुल, शफीक लग रहा है नहीं जुड़ पा रहे हैं राजीव जी, और वहाँ नेटवर्क की भी दिक्कत हो सकती है। आपने भी जब श्रीनगर से न्यूज़ पॉइंट किया था और कार्यक्रम भी किए थे तो नेटवर्क की दिक्कत उस समय भी 1-2 बार आई थी, तो अक्सर हो जाती है। अभी जुड़ेंगे शफीक हम लोगों के साथ। लेकिन ये जो चुनाव है बहुत दिलचस्प चुनाव हैं, और जिस तरह से राजनीतिक दल तो वहाँ पर हिस्सा ले ही रहे हैं, गठबंधन अलग अलग वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बहुत एक कह लीजिए कि बेहतरीन तरीके से वहाँ हो गया, जिसमें CPM भी शामिल है उस गठबंधन में। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वह वहाँ के लोगों का उत्साह, वो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि वो पिछले 10 साल से, खासकर जब से 370 के कुछ प्रावधानों को वहाँ हटाया गया, उसके बाद से किस तरह उन्हें इंतज़ार था कि विधानसभा चुनाव कब होंगे और कब वो अपनी प्रतिक्रिया वोट के ज़रिए जताएंगे। अभी आपने जिक्र किया कि आज का जो आज के चरण में, इस चरण में जो मतदान हो रहे हैं 26 सीटों पर, उसमें उमर अब्दुल्ला हैं ही, उसके अलावा रविंद्र रैना हैं जो जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम और है जो गांदरबल से ही, यानी उमर अब्दुल्ला के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं, सरजन अहमद वागे बरकाती। बिल्कुल उसी तरह से वो जेल से लड़ रहे हैं। इंजीनियर रशीद जिस तरह से जेल में चुनाव उन्होंने लड़ा लोकसभा चुनाव में और उमर अब्दुल्ला को हराया, जेल से ही ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी चर्चा है, चर्चित नाम है। लेकिन अब ये विधानसभा चुनाव है, वो लोकसभा चुनाव है, कितना असर डालते हैं? तो तमाम जो महत्वपूर्ण नाम हैं आज, उनमें जो प्रमुख नाम है उनमें एक नाम ये भी लिया जा रहा है। इसके अलावा जो श्रीनगर में कम वोटिंग है, तो अभी अगर हम लोग अपने साथी से जुड़ेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ इतना कम वोट परसेंटेज क्यों है। बाकी जगहों पर ये दिखा रहा है कि जिस तरह से 10 से ज़्यादा, अभी 2 घंटे के ही ये आंकड़े हैं, और 2 घंटे के भीतर इस तरह से जो परसेंटेज आ रहे हैं, ये दिखा रहा है कि वहाँ के लोगों में उत्साह है। और हम लोग ये अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं कि किस तरह से कतारें लगी हुई हैं, किस तरह से। इसके अलावा उत्साह जो चुनाव को लेकर और मुद्दों को लेकर है, वो लगातार जब से कश्मीर में चुनाव की घोषणा हुई है तब से दिखाई पड़ रहा है। खासकर अभी जब आप लोग गए थे और तमाम अलग अलग जगहों से, अलग अलग कम्युनिटीज़ से और विशेषकर जो गांव से रिपोर्ट की थी, तो लग रहा है कि लोगों में ये इस चुनाव को लेकर एक अलग तरह की एक दिलचस्पी है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के पीछे ये सारे कारण हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मुद्दा नज़र आ रहा है, जो हमें लग रहा है तमाम रिपोर्ट्स को, खबरों को देखते हुए, कि स्टेटहुड की बहाली जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, जरा चलते हैं उमर अब्दुल्ला की बाइट। जरा उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों सीटों से जो चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों सीटों पर आज ही मतदान है। और उधर रविंद्र रैना की बात आपने बताई, तो उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी चुनाव लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे कई सारे कद्दावर नेता तो हैं ही। लेकिन उसके अलावा जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर ये माना जाए कि उत्साह का वातावरण है, लोग शांत हैं, खामोश हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। 370 के बाद खामोशी कुछ ज्यादा बढ़ गई है लोगों की, लेकिन चिंता की लकीरें भी दिखाई देती हैं। साथ साथ इन लोगों के बीच एक आपसी सहमति दिखाई देती है कि इस बार बाहर निकल के वोट डालना है। पुंछ में देख लीजिए आप, लगभग 2 घंटे में, सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई है और 9 बजे तक की पोलिंग में 14.4% की अगर पोलिंग है, सबसे ज्यादा पुंछ में जहां राहुल गांधी थे। रियासी में भी आप देख रहे हैं, गांदरबल में 12.6% है, बड़गाम में 10.9% है, जबकि सबसे कम श्रीनगर में है। और इस बीच उमर अब्दुल्ला क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। You are getting the chance to cast their vote. The second phase also, regardless of which party, enthusiasm in political rallies has been heartening. Now we hope that enthusiasm translates into voter turnout also. So, MEA invited foreign diplomats to check the elections here. I don't know why foreigners should be asked to check elections.
when foreign governments comment, then Government of India says this is an internal matter for India. Now suddenly they want foreign observers to come and look at our elections. These are an internal matter for us. We don't need their certificate. And also this participation is not because of Government of India. It's in spite of everything Government of India did. They have humiliated people, they have used all the machinery of the government to detain and harass people. In spite of that, people are coming and participating in elections. So this is not something Government of India should be highlighting. But anyway, that's the way they are. So today is a very important day for you as you're fighting from both. All election days are important. It's not about me. It's about the party as a whole. Therefore, first phase was as important. Third phase will be as important. Yes, I've got a personal stake in this. But for the party, all three phases are important. You are going to participate in 2 constituencies here. How much you are confident you will get a positive results for both constituencies? उम्मीद पे दुनिया कायम है. I'm quietly hopeful. The rest is first in the hands of the Almighty and then in the hands of the voters. So let's see. Mahbooba Mufti, according to her, that bogus voting in Ganderbal area. And she also, because Mahdi wrote a letter to Election Commission India to investigate. Please investigate. I can't help it if their candidates have not been able to sort of make the impact that they had expected. It's not my fault that people have withdrawn from the election campaign in my favor. PDP was very happy to be the recipient of Apni Party's support in Badgam until Mahideen Muntazir Sahab went against his party and announced his support for me personally. After that, PDP got upset and then started attacking us. तो उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे। उमर अब्दुल्ला से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे महबूबा मुफ्ती को लेकर, चाहे सवाल ये कि आने वाले समय में कश्मीर के हालात कैसे होंगे, इस वक्त चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं, पहले फेज हो या दूसरा फेज हो या तीसरा फेज हो, इन फेजों में, इन चरणों में मतदान की जो यहाँ पर इंपॉर्टेंस है वो क्यों ज्यादा है और क्यों कम है, ये सारी बातें यहाँ रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण बातें रख रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला। लेकिन एक अपील है इन लोगों की कि ज्यादा से ज्यादा लोग निकल के आएं और मतदान करें। इस बीच राहुल गांधी जम्मू में आज जम्मू की यात्रा पर हैं, यानी जम्मू में उनकी रैली है और जम्मू के लिए राहुल गांधी निकल चुके हैं, यह खबर आ रही है। उधर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि दूसरे फेज का मतदान, पहले फेज का मतदान हो चुका है जम्मू कश्मीर में और दूसरे फेज के मतदान में अब कैसा उत्साह है, लोग क्या कह रहे हैं, नेता क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज के लिहाज से देखा जाए तो, जम्मू कश्मीर के लिहाज से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट डे आज का, और ऐसे में आप तक हम पहुंचा रहे हैं वहां की पल पल की रिपोर्ट। 9 बजे तक की जो पोलिंग हुई है उस पोलिंग में आप देखिए कि 10.22% की पोलिंग और उसमें सबसे कम 4.7% मात्र श्रीनगर में, मतलब लगभग 5% श्रीनगर जो राजधानी है जम्मू कश्मीर की। लेकिन दूसरी तरफ पुंछ में सबसे जो सीमावर्ती जिला है और वहां पर सबसे ज्यादा पोलिंग हुई है, लगभग 15% की, 14.7%, 14.4% की पोलिंग हुई है। राजौरी में 12.7% आप देख रहे हैं, रियासी में आप देख रहे हैं 13.4% और गांधरबल, बडगांव, इन दोनों में आप देखिए गांधरबल में 12.6 और बडगांव में 10.9%। बडगांव और गांधरबल इन दोनों जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं फारूक अब्दुल्ला किस्मत आजमा रहे हैं 2 जगहों से, जबकि महबूबा मुफ्ती इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उनकी बेटी इल्तिजा चुनाव लड़ रही हैं। इल्तिजा के कई सारे जो इंटरव्यूज हैं या बाइट्स हैं वो काफी वायरल हुए हैं, गोदी मीडिया पर सीधा हमला करती हैं वो, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी हैं और वो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, अभी कल ही हम लोग लौट के आए हैं जम्मू कश्मीर से और चूंकि श्रीनगर में आज चुनाव है, ऐसे भी बाहरी को बाहर निकल जाना चाहिए, हम लोग वहां से निकल के आ गए और वहां का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे में आप हमारे साथी अब श्रीनगर से जुड़ रहे हैं शफीक सुम्बली, और उनके पास चलते हैं। शफीक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है सर। हाँ, तो शफीक जी कैसा चल रहा है चुनाव और पूरे जो 26 सीटें हैं, आप ये बताइए कि अभी कहां पे हैं, श्रीनगर के किस सीट पे आप मौजूद हैं, और दूसरी बात कि क्या वहां का सूरत हाल है, क्या कुछ कह रहे हैं, कैसा उत्साह है, लोग बाहर निकल के कितने आ रहे हैं, जरा बताइए। क्योंकि श्रीनगर में मात्र लगभग 5% की पोलिंग हुई है, सबसे कम पोलिंग पुंछ में, सबसे ज्यादा पोलिंग है 14.4%। सर मैं आपको बताता
शाल्ट नगर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कांग्रेस का एक नेता जो कि तारिक करा के नाम से जानता है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो साथ में साथ अगर पीडीपी की बात करेंगे, फारूक खान यहाँ से अपना किस्मत आजमा रहा है। और अगर इंडिपेंडेंट की बात करेंगे, यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी है जिनमें नूर मोहम्मद और इरफान शाह, जफर हबीब, वो यहाँ से जो है अपना किस्मत आजमा रहे हैं। और कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि इस मतदान में जो है लोग बढ़ चढ़कर काफी ज्यादा हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर काफी उत्साह हमें देखने को मिल रहा है, लोगों के अंदर काफी जोश और जज्बा है। और लोग, हालांकि यहाँ पे मैं आपको ये बात बताऊं कि जहाँ अभी की सूरत हाल है, यहाँ पे अभी जो है हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है, यानी लोग खेती बाड़ी के साथ बिजी है, लेकिन उसके बाद भी लोगों का जो जज्बा है, लोगों के अंदर जो उत्साह है, वो हमें जरा कुछ आज देखने को मिल रहा है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं कि हार्वेस्टिंग का सीजन है, यानी खेती बाड़ी इस समय लोग फसलें लगाते हैं, उस कारण भी कई लोग जो हैं वो व्यस्त हैं, लेकिन वो भी आएंगे, लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है, जज्बा दिखाई दे रहा है, ये कह रहे हैं हमारे साथी शफीक। जरा आपसे और भी समझना चाहता हूं कि आप अभी जहां पे हैं, इसी एरिया में राहुल गांधी भी आए थे, और जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, और अगर नहीं आए थे, कहीं और थे, तो ये भी बताइएगा, करेक्ट कीजिएगा। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ क्या आपको श्रीनगर में जो लोग निकल के नहीं आए हैं, क्या उसका कारण भी हार्वेस्टिंग है या कुछ और है? इतने कम प्रतिशत, क्योंकि अभी तक मात्र 5% वोटिंग का, इसके क्या कारण हो सकते हैं, जबकि ये राजधानी है, कैपिटल है? देखिए सर, मैं आपको बताता चलूं कि राहुल गांधी का, यहाँ पे राहुल गांधी ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया है वो तारिक करा है, और तारिक करा जो है इस वक्त जो है मैदान में है। और कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे हमें एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल जाएगा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओर से। अब रही बात कि श्रीनगर में अभी सूरत हाल क्या है, श्रीनगर में अभी शरह क्यों कम है, यहाँ पे ये बात सही, ये बात मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि लोग जहाँ पे बिजी है, लोग जहाँ पे खेती बाड़ी के साथ बिजी है, चूंकि श्रीनगर का अभी समय है, लोग धीरे धीरे यहाँ पे आ रहे हैं और धीरे धीरे जो है अपने इस मतदान में, अपने इस चुनाव में जो है हिस्सा बनने वाले हैं। तो अभी हम जो देख रहे हैं कि लोगों की काफी कतार यहाँ पे जमा है, क्योंकि जिस पोलिंग स्टेशन के अंदर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है लोग किस तरीके से कतार में जमा है। अभी आप अगर देख सकते हो कि यहाँ पे लोग जो है कतार में जमा है, लोगों की काफी तादाद यहाँ पे जमा है, इस वक्त लोग जो है आ रहे हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि अभी कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि लोग अभी बिजी है अपने काम के साथ, अपने शेड्यूल के साथ अभी बिजी है। तो आने वाले समय के अंदर कुछ वक्त के बाद जो है लोग शायद अब हमें जो है पुलिस स्टेशन के अंदर हमें देखने को मिल जाएंगे। दिखाई दे रही है शफीक जी, वहां भीड़ ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है, वो हम देख रहे हैं, जो विजुअल्स आप दिखा रहे हैं, जहां आप खड़े हैं पोलिंग बूथ के पास, पोलिंग बूथ के अंदर ही दिख रहे हैं आप। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि लोगों में एक उत्साह, अगर हो पाए तो बाद में कुछ लोगों से बात जरूर कीजिएगा कि वो क्या सोच रहे हैं चुनाव देते वक्त, जब वो चुनाव दे रहे हैं तो किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, ये सब भी जरूर पूछने की कोशिश कीजिएगा। मैं समझ रहा हूं कि पोलिंग बूथ से और लाइव प्रोग्राम में जुड़ना, लाइव करना कितना डिफिकल्ट है, वो उस बात को मैं समझ रहा हूं, हमारे दर्शक भी समझते हैं। लेकिन फिर भी जरा ये समझना चाहता हूं आपसे कि यहां पर ये जो जिस बूथ पे हैं, एक तो आपने कर्रा की बात बताई, कर्रा जो हैं वो आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उसी जगह पे आप हैं। जरा उनके बारे में और बताइए कि उनका कितना इस जम्मू कश्मीर में एक कहा जाए कि जनाधार कितना ज्यादा है या कितना कम है, ये बताइए। कितना मजबूत कैंडिडेट हैं अपने आप में कांग्रेस के ये, क्योंकि इनके प्रचार में राहुल गांधी पहुंचे, पूरे एरिया के अलग अलग विधानसभा के भी नेता आए थे, उस लिहाज से भी राहुल गांधी का यहां आकर प्रचार करना और उसके बाद क्या लोगों के बीच प्रतिक्रिया है, ये जरा बताइए। देखिए, अगर मैं तारिक करा की बात करूंगा, तारिक करा जो कि इस वक्त अपना किस्मत आजमा रहे हैं कांग्रेस की टिकट के ऊपर, और आज तक जहां से हमने देखा कि पिछले कई सालों से, पिछले 10-12 सालों से वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, और यहाँ पे इस वादी कश्मीर के अंदर उन्होंने मंत्रालय भी संभाला था, लेकिन अब तक उन्होंने कभी यहाँ से हार तस्लीम नहीं की। और लोगों ने जिस तरीके से उनको पिछले 2-2.5 सालों से यहाँ से चुना है, उस तरीके से हमें लग रहा है कि वो एक जो है एक बड़ा कैंडिडेट है।
क्योंकि उनका मुकाबला जो है पीडीपी के अब्दुल कयूम भट्ट से होने वाला है। और साथ में साथ अगर अपनी पार्टी की बात करेंगे जिसकी क़यादत अल्ताफ बुखारी साहब कर रहे हैं, उनका कैंडिडेट भी यहाँ से जो है अपना किस्मत आजमा रहे हैं। और बाकी जो दीगर कैंडिडेट्स है जिनमें इंडिपेंडेंट वगैरह है वो भी यहाँ से किस्मत आजमा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब मैंने लोगों से बात की, लोगों का कहना है कि हम इस वक्त चेंज चाहते हैं, हम इस वक्त डेवलपमेंट चाहते हैं और उस चेंज के खातिर हम अपना मतदान जो है, हम अपना वोट जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जनाब, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि लोगों में एक तो उत्साह है, लोग चेंज चाहते हैं, अपनी सरकार चाहते हैं, लेकिन जब वहां तारिक कर्रा की आप बात कर रहे हैं, तारिक कर्रा के सामने ये तारिक कर्रा वो हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर में और वो किस्मत आजमा रहे हैं। इनके सामने पीडीपी के कैंडिडेट हैं और अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं। ये दोनों यानी ट्रायंगुलर मुकाबला यहां दिखाई दे रहा है, ये बता रहे हैं शफीक। और सबसे बड़ी बात की यहाँ के लोग, कश्मीर के लोगों से जो इन्होंने बातचीत की जम्मू कश्मीर में और इस एरिया के जो नॉर्थ कश्मीर है, ये नॉर्दर्न कश्मीर और यहाँ सेंट्रल पार्ट अगर कह लें जहाँ श्रीनगर और जिसमें ये खड़े हैं हमारे साथी शफीक सुमली, और ये जो बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी जुड़े हुए हैं। शफीक आप जुड़े रहिए, बस एक जल्दी से एक कमेंट लेना चाहूंगा प्रशांत जी आपसे। कैसे देखा जाए प्रशांत जी, चूंकि अभी कल ही हम लोग लौट के आए हैं और जो उत्साह है, भले अभी आंकड़े श्रीनगर के कम बता रहे हो सकता है कि आंकड़े कम ही रहे, लेकिन ओवरऑल आपने भी देखा कि सड़कों पे लोगों में बात बहुत दबदब के दबी जुबान में करते हैं, लेकिन लोगों में चुनाव को लेकर उत्साह तो बना हुआ है और वो पुंछ से लेकर बाकी जिलों में दिखाई दे रहा। बड़गांव भी हम लोग गए थे, गांदरबल गए थे, ये सारे एरिया हम लोग घूम के आए हैं। उस हिसाब से भी देखिए कि जो उत्साह, और जम्मू और खासकर श्रीनगर से जब बाहर निकलते हैं तो लोग खुल के बोलते भी हैं। प्रशांत जी। जी, तारिक कर्रा जहां पे शफीक साहब खड़े हैं, तारिक कर्रा जो है वो फारूक अब्दुल्ला को 40,000 वोट से हरा चुके हैं। मजबूत पॉलिटिशियन है, पीडीपी में थे और पीडीपी उसूलों वाले नेता माने जाते हैं। पीडीपी का जब बीजेपी के साथ समझौता हुआ तब इन्होंने लोकसभा से भी इस्तीफा दिया और पीडीपी से भी इस्तीफा दिया और अब वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय नेता हैं। केवल अपनी सीट पर नहीं, ये काफ़ी वैली में कई सीटों को प्रभावित करेंगे इनकी लोकप्रियता, पहली बात। दूसरी चीज़ राजीव जी, आज जब लंबी कतारें श्रीनगर में देख रहे हैं तो बहुत खुशी होती देखकर कि ये जम्मू कश्मीर जो कि दशकों से इलेक्शन के बायकॉट को देखता रहा है, इलेक्शन के बायकॉट हुए हैं और यहाँ पे इतनी लंबी कतारें अगर सुबह सुबह देखने को मिले तो लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी वापस आ रही है और तमाम जो अलगाववादी ताकतें उनकी हार है। ये सबसे बड़ी बात ये, और भारत के संविधान की जीत है, एक बात। दूसरी चीज़ की देखिए, जब हम वहाँ थे जम्मू कश्मीर में, इस बात को जरा रेखांकित कर दें, तब हमने बिल्कुल नए तरीके की राजनीति देखी बीजेपी की और देखकर मैं तो चौंक गया कि ये बीजेपी जो कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर को भुनाती है, ये बीजेपी जो पंडितों की बात करती, कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की बात करती है, वहां पे अलगाववादी ताकतों के साथ मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। अलगाववादी ताकतें इनके समर्थन में बोल रही हैं, उनके कैंडिडेट खुले तौर पे कह रहे हैं। हम लोगों ने सुना इस बात को राजीव जी कि अगर जीतेंगे तो बीजेपी का सपोर्ट करेंगे और बीजेपी के नेता मंच से इन लोगों की आलोचना नहीं कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों का नाम नहीं ले रहे हैं। आप सोचिए कि 14 कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई है 370 हटने के बाद, लेकिन उनका नाम नहीं ले रहे कोई भी। वहाँ पे मंच से अमित शाह ईद और मुहर्रम पे गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे विस्थापित और घुसपैठियों की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल नए तरीके की राजनीति देखी, इस देश को देखना चाहिए कि ये बीजेपी बाकी देश में क्या करती है और जम्मू कश्मीर की राजनीति में क्या कर रही है। एक और बात, आज वहाँ पे जिसपे फारूक अब्दुल्ला अभी प्रतिक्रिया भी दे रहे थे अपनी, मैंने सुना कि वहाँ पे 16 देशों के
डिप्लोमेट्स इलेक्शन को ऑब्जर्व करने गए हुए हैं। अमेरिका है वहाँ पे, यूरोपियन यूनियन है, रशिया है, तमाम मुल्कों के राजदूत वहाँ पे आज सुबह श्रीनगर में हैं और वो निगरानी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ एक ऑब्जर्वेशन जरूर उनका है वहाँ पे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया कैसे चल रही है। ये इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार दोनों पर एक कमेंट है कि आपने इतना विश्वास दुनिया का नहीं जीता है कि आपकी इलेक्शन, आपके एक स्टेट में इलेक्शन कितना पारदर्शी है, कितना कैसा इलेक्शन हो रहा है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए 16 देशों के राजदूत वहां पे जाएं। ये अपने आप में एक बड़ा कमेंट है। और कैसे सरकार की मर्जी से ही गए होंगे ये राजदूत। शायद मोदी सरकार दुनिया को दिखाना चाहती है कि देखो भाई इलेक्शन हम कितना पारदर्शी तरीके से करते हैं। और ये दिखाने की जरूरत नहीं है वहां पे। अगर आप मीडिया को इंडिपेंडेंट कर दें, जम्मू कश्मीर में मीडिया को आप आज़ाद कर दें, मीडिया को रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दें, तो सब अपने आप दिख जाएगा। हमारे साथी वहाँ खड़े श्रीनगर, वो उनको मालूम है कि वहाँ पे मीडिया की स्थिति क्या है। राजीव जी कह रहे हैं 16 देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी ऑब्जर्वेशन के लिए गए हुए हैं, वो बहुत नजदीकी निगाह रखे हुए हैं इन चुनाव पे। और आज सेकेंड फेज का मतदान हो रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 3 फेजेस का। इस बीच राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों और बहनों, आज दूसरे चरण का मतदान है। बड़ी संख्या में निकलकर अपने हक, खुशहाली और बरकत के लिए वोट करें। इंडिया को वोट करें। इंडिया को वोट का मतलब है कांग्रेस और एनसी गठबंधन को वोट करें। आपसे आपका स्टेटहुड छीनकर भाजपा सरकार ने आपका अपमान और आपके संवैधानिक अधिकारों से खिलवाड़ किया है। इंडिया को दिया आपका एक एक वोट। भाजपा के बनाए अन्याय के इस चक्रव्यूह को तोड़कर जम्मू कश्मीर को खुशहाली की राह पर लाएगा। यह बात कह रहे हैं राहुल गांधी। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पे आखिरी लाइन की, इंडिया को दिया आपका एक एक वोट। भाजपा के बनाए अन्याय के इस चक्रव्यूह को तोड़कर जम्मू कश्मीर को खुशहाली की राह पर लाएगा। जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो भी यही चाहती है कि यहां के लोग खुशहाली के रास्ते पे जाएं और उसी राह पर ले जाने की कोशिश करते हुए इस ट्वीट को राहुल गांधी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जिसमें बहुत सारी बातें आपने सुन ली, पढ़ ली। और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया, उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया आपने देख ली है। आपको बता दूं आज 3 चरणों के मतदान में से दूसरा चरण जो जम्मू कश्मीर का है, सेकेंड फेज, आज 25 तारीख है और 25 तारीख को 26 सीटों पर जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 3 सीटें कश्मीर की और 3 सीटें जम्मू रीजन की हैं। और इस प्रकार 6 जिले, 3 सीटें नहीं, 3 जिले हैं और डिस्ट्रिक्ट्स 3 हैं, मतलब 6 जिले और 26 सीटें। और इन 26 सीटों में से 15 सीटें कश्मीर की हैं और 11 सीटें जम्मू रीजन की हैं, जिसमें से कश्मीर रीजन की 2 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण, हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि वहां से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। उधर रविंद्र रैना जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तारिक कर्रा, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहां देखिए कि 3 पार्टियों के जो प्रमुख हैं वो चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन 2014 में हुआ था। पीडीपी बीजेपी गठबंधन से सरकार बनी थी। 2018 दिसंबर में चुनाव की जो प्रक्रिया और इस प्रकार चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया गया। इसलिए भंग किया गया क्योंकि सरकार से समर्थन बीजेपी ने वापस ले लिया और उसके बाद से 5 अगस्त 2019 को 370 के कुछ प्रावधानों को हटा दिया गया, 35A को हटाया गया। और उसके बाद से परिस्थितियां बदली हैं। और कैसे बदली हैं इसके बारे में दिल्ली में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। दिल्ली में कहा जाता है कि, यानी जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में बताया जाता है कि 370 हटाने के बाद वहां की परिस्थितियां बदल गई हैं, अच्छा सब कुछ हो गया है। यह चुनाव बताएगा कि कितना अच्छा कितना बुरा, यह आने वाला वक्त बताएगा, इसका रिजल्ट बताएगा। लेकिन इस बीच हमारे साथी मौजूद हैं उधर श्रीनगर से सीधे शफीक, उनके पास फिर से चलते हैं। शफीक, जरा मुझे ये बताइए कि क्या श्रीनगर में और बाकी जगहों पे जो पोलिंग हो रही है और उसमें भी श्रीनगर के ऐसे ही, क्योंकि जब आज की तारीख में कोई बहिष्कार नहीं है, कुछ नहीं है, सुबह 9 बजे तक इतने कम लोग क्यों निकल के आए? क्या कारण हो सकता है? क्या फार्मर्स ज्यादा हैं इधर या कोई और कारण हो सकता है? या जो डिप्लोमेट्स गए हुए हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के कारण लोग नहीं निकल के आ पाए हैं? क्योंकि मैक्सिमम डिप्लोमेट्स जो हैं
उनकी टीम जो है वो श्रीनगर में ही है, उस लिहाज से भी क्या कारण हो सकता है? मैं जानता हूं कि ये एक ऐसा सवाल है कि इसका जवाब शायद 2-4 घंटे बाद मिले, लेकिन फिर भी एक अनुमान तो लगाया जा सकता है। शफीक, देखिए सर, मैं आपको बताता चलूं कि आपने जो मुझे सवाल पूछा कि सुबह सवेरे यहाँ पे अभी भीड़ क्यों कम है। यहाँ पे अभी जो है अभी हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है, लोग खेती बाड़ी के साथ बिजी है और इस यहाँ पे कड़ी धूप भी होती है, तो कड़ी धूप जो है 10 या 11 बजे के बाद जो है निकल कर सामने आती है। अब जबकि सुबह सुबह सवेरे लोग खेती बाड़ी करने के लिए इसीलिए जाते हैं क्योंकि धूप की जो तपश है वो बहुत कम होती है। उस सूरत में जो है लोग पहले खेती बाड़ी करके आते हैं 10 बजे तक या 10:30 बजे तक, उसके बाद जो है आप पोलिंग स्टेशन की तरफ रुख करते हैं। ये भी एक कारण है। और दूसरी कारण ये है कि आपने कहा सुरक्षा की क्या तायनात, सुरक्षा की काफी कड़ी तायनात है। आप मेरे पीछे मैंने आपको दिखाया कि लोगों की काफी कतार यहाँ पे मौजूद है। और सुरक्षा बलों की बात करेंगे, यहाँ पुलिस, सीआरपीएफ और जो बाकी दीगर ओहदेदार है वो भी यहाँ पे इस वक्त जो है लगे कि किसी ना किसी तरीके से जो ये मतदान हो, ये पूरा अमन तरीके से जो है इस वादिया कश्मीर के अंदर हो। व्यवस्था तो बहुत मजबूत है ही, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। और इस मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों में उत्साह, लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। जरा आपसे ये भी समझूं कि दूसरे जगहों पे जैसे पुंछ है और या गांदरबल है, रियासी है, इन सब जगहों पे, राजौरी है, इन सब जगहों से क्या खबरें मिल रही हैं? उधर भी क्या सारी चीजें सामान्य गतिविधियों से चल रही हैं? सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम के बीच क्या चुनाव जो हैं वो सुचारू ढंग से चल रहे हैं? क्या खबर है आपके पास? देखिए, जब मैंने गांदरबल, आपने कहा गांदरबल की बात आपने छेड़ी, चुकी गांदरबल जो है वहां से साबिका जो हमारा चीफ मिनिस्टर है वो वहां से जो है अपना किस्मत आजमा रहा है। और साथ ही साथ वहां पे अगर पीडीपी की बात करेंगे, इल्तिजा मुफ्ती जो कि वहां पे कैंपेनिंग कर रही थी अपने कैंडिडेट के लिए, फयाज मीर के लिए, तो उन दोनों के दरमियान एक कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिल जाएगा। और वहां से हमने जब बात की, हमारे सोर्सेज वहां पे मौजूद है, हमने जब उनसे बात की, लोगों से बात की, लोगों के अंदर काफी जोश और जज्बा है। और इस बार जो लोग हैं वो चेंज चाहते हैं, वो डेवलपमेंट चाहते हैं। उस गर्ज के लिए गांदरबल के लोग भी जो है उस गर्ज के लिए वोट वहां से देते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहूंगा कि इस वक्त जो लोगों के अंदर उत्साह है वो हमें एक जबरदस्त देखने को मिलता है, क्योंकि बाइकआउट की भी कोई कॉल नहीं है, ना हुर्रियत है, ना कोई चीज है यहाँ पे, ना स्टूल पलटेंगे, ना मिलिटेंसी है, सब कुछ यहाँ पे अभी सामान्य चल रहा है। तो यहाँ से हमें देखने को एक मैसेज आ रही है कि लोगों के अंदर काफी जोश है, जज्बा, और लोग इस वक्त जो है चैन चाहते हैं, अमन चाहते हैं और सुकून चाहते हैं इस वादिया कश्मीर के अंदर। चाहते हैं, अमन चाहते हैं कश्मीर की वादियों में। और सबसे बड़ी चीज कि ये बताइए कि आप उमर अब्दुल्ला की बात बता रहे थे और पीडीपी के साथ उनका मुकाबला है, 2 सीटों से वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उधर रविंद्र रैना भी आज चुनाव लड़ रहे हैं जम्मू रीजन से। उनके बारे में क्या खबरें हैं? क्या उनकी स्थिति मजबूत है या कमजोर है, कैसी है? अभी मेरे जरिए से कुछ मालूम नहीं हुआ है कि रविंद्र रैना क्या मतलब मैनिफेस्टो है वहां पे, उन्होंने वो किस हिसाब से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अभी मेरे पास ऐसी कोई सोर्स, अभी से कोई खबर नहीं आ गई। जो ही आ जाएगी तो आपके साथ अकॉर्डिंगली वो शेयर किया जाएगा सर। रविंद्र रैना चूंकि जम्मू रीजन में हैं और इधर श्रीनगर में हमारे साथी मौजूद हैं शफीक सुमली, जो अपनी बात उनके जरिए हम पहुंचा रहे हैं कि क्या चल रहा है चुनाव में, चुनावी गतिविधियों में। जरा एक कमेंट लेना चाहता हूं जल्दी से। समीर जी, देख रहे हैं आप, महिलाओं की भीड़ भी है, पुलिस भी, फोर्सेस भी हैं, सारी चीजें, बंदोबस्त पूरा, और ये वहां दिखाई दे रहा था, हम लोग भी जब सड़कों पर घूमते थे। और ये स्थिति आज की एक दिन की नहीं है कि चुनाव का वक्त है इसीलिए ऐसा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर सड़कों पे आपको हर 4 कदम पे दिखाई दे देंगे, सब आपके ऊपर निगाहें तरेरते हुए नजर आते हैं, वो दिखाई देता है, काम उनका वही है, क्या करें। लेकिन दूसरी तरफ बहुत महत्वपूर्ण है कि आज जब चुनाव, और इस चुनाव में लोगों का, जैसे कह रहे हैं शफीक भी, कि कोई ना हुर्रियत है ना अलगाववाद है, कुछ भी नहीं है, और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, और लोगों में उत्साह है। ये उत्साह जम्मू कश्मीर की दशा दिशा तय करने के लिए, और जिसमें आज पोलिंग हो रही है, आपको क्या लगता है कि कितना ये महत्वपूर्ण है एक लोकतंत्र के हिसाब से? जम्मू कश्मीर काफ़ी वो पॉपुलर स्पॉट रहा है अगर कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से देखा जाए तो, जबकि यहाँ पर राजनयिक यानी कि डिप्लोमेट्स भी पहुँचे हुए हैं। जी बिल्कुल, और चूंकि दोनों चीज़ें हैं, एक तो लंबे समय के बाद कोई संगठन या कोई राजनीतिक
दल उसका बहिष्कार नहीं कर रहा है, और दूसरी बात ये कि जो उत्साह देखने में मिल रहा है, तो ये निश्चित तौर पर, और 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हो भी रहे हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 370 के खात्मे के बाद, उसके जब कुछ प्रोविजंस को ख़त्म किया गया, उसके बाद से ही लोगों को इंतज़ार था कि कब चुनाव होंगे। एक तो स्टेटहुड उनका छीन लिया गया, तो उसकी बहाली भी बहुत बड़ा मुद्दा है। जो अभी राहुल गांधी का अभी आज का जो ट्वीट था थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, उसमें भी उसका वो जिक्र कर रहे हैं। तो ये, और जो अभी कुछ लोगों के आप की बातें सुन रहे थे, तो स्टेटहुड को लेकर जो उनका छीना गया है और उसकी बहाली की जो उनकी उम्मीद है, वो लोकतंत्र के ज़रिए इस उम्मीद को वो देख रहे हैं। तो अपने आप में ये जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश की जो दशा और दिशा है उसको भी बहुत कुछ तय करने वाला है। और श्रीनगर में मुझे लग रहा है कि जो अभी कम वोटिंग हुई, बहुत सारे कारण शफीक जी ने बताए। एक ये भी हो सकता है कि शायद वहाँ पर जो पोलिंग की रफ्तार हो, क्योंकि भीड़ तो काफ़ी दिख रही है, इनके पीछे भी शफीक के हम लोग देख रहे हैं, और लाइन कतारें लगी हुई है, वैसे ही जैसे और जगहों पे जहाँ चुनाव हो रहे हैं उन जगहों पर। तो क्या तमाम सुरक्षा कारणों से हो सकता है कि जो मतदान की स्पीड है वो भी वहाँ पर कुछ कम हो, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन ये भी है कि अब कतारें बढ़ी होंगी बाद में, तो जब 11 बजे आएगा अपडेट, तो हो सकता है कि यहाँ मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ मिले। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से पहले फेज़ में 61% से ज़्यादा वोटिंग हुई, या लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से पोलिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा रहा, वो दिखा रहा है कि किस तरह से वहाँ के लोगों में चुनाव को लेकर एक उत्साह है, और मतदान के लिए वो निकल रहे हैं, और अपना जो कुछ भी उनकी इच्छा है उसको इस चुनाव के ज़रिए वो पाने की उम्मीद रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि एक उत्साह है। जरा जल्दी से शफीक, अब हम हमारे साथ जो जुड़े हुए साथी अब दूसरे बूथ की तरफ जा चुके हैं, वो जैसे ही वहां से दूसरे बूथ पे पहुंचते हैं, वहां का सूरत हाल भी श्रीनगर के अलग अलग बूथों से वो हम आप तक पहुंचाएंगे। एक बूथ आप देख रहे थे, वहां से अब दूसरे बूथ की तरफ वो जा चुके हैं। इस बीच हमारे दो साथी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी और समीर जी स्टूडियो से, प्रशांत जी अपने निवास से, और उधर हम जम्मू कश्मीर के आज के सेकंड फेज की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। और जम्मू कश्मीर का फर्स्ट फेज हो या सेकंड फेज हो या थर्ड फेज हो, ये चुनाव अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसलिए बने रहिए, इस चुनाव की गतिविधियों पर पल पल की रिपोर्ट हम आप तक सीधे ग्राउंड से पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। इसलिए जानना जरूरी है कि ग्राउंड जीरो पे चल क्या रहा है। आज कम से कम इतना तो है कि पत्रकार पहुंच रहा है ग्राउंड जीरो पे, और वहां बूथ पे पहुंच के वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, और ये ऐसा इसलिए नहीं है कि वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या सरकार ने वैसी बंदोबस्त कर रखी है, इसीलिए ये सबसे बड़ी चीज जो बहुत खुले तौर पे मैं कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए, इसमें कोई इफ और बट की बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि ये वहां की जनता की जीत है, जिसके अंदर ये उत्साह है कि मुझे जाकर वोट देना है। और जनता में ये उत्साह अगर भरा हुआ है, तो फिर कोई भी यहां आपको पीछे नहीं लेके जाएगा। सीधे गुलमर्ग से हमारे साथी जुड़े हुए हैं सैयद उमेर, और उनसे जरा समझता हूं। गुलमर्ग में चुनाव हालांकि 1 तारीख को है, लेकिन सैयद उमेर, जरा आपसे समझो क्या सूरत हाल है जम्मू कश्मीर के इस चुनाव का, आपके पास क्या खबरें हैं, कहां क्या चल रहा है, पोलिंग कैसी हो रही है, अगर डिप्लोमेट्स आए हैं तो उनको लेकर वहां के मतदाताओं में, वहां के वोटर्स में क्या प्रतिक्रिया है, जरा सारी चीजें जरा एक बार विस्तार से बताइए। अगर बात करेंगे तो इस टाइम हम बिल्कुल मौजूद हैं वस्ती कश्मीर जिले बडगाम की कंस्टिट्यूंसी में, और हमने देखा तो हम नारबल की एरिया में है। सुबह से ही लगातार लोग घरों से निकल आए, वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। अगर सर बडगाम कंस्टिट्यूंसी के हवाले से बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपकी बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। साबिक वजीर आला कश्मीर उमर अब्दुल्ला मैदान में है, उसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से सईद आगा सईद मुंतजिर साहब मैदान में है। फिलहाल के तौर पर अगर बात करेंगे तो तस्वीरों के जरिए भी सर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से, अगर बात करेंगे जवान माँ बहनें जो है सभी घरों से निकल आए, वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। अगर बात करेंगे तो लगातार हमने कई पोलिंग स्टेशनों का दौरा किया, और हमने देखा कि जोक दर जोक जो लोग हैं वो घरों से निकल आए, वो पोलिंग स्टेशनों के लाइनों में इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। फिलहाल के तौर पर सर हम दिखाने की कोशिश करेंगे तस्वीरों के जरिए भी आपको कि किस तरह से यहाँ पे लोग जो है वो बैठे हुए हैं, और बड़ा मुकाबला जो है वो बीरवा कंस्टिट्यूंसी में आपकी बार देखने को मिलेगा। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कश्मीर यहाँ पे उमर अब्दुल्ला भी मैदान में है। उसके साथ साथ बात करेंगे तो दीगर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना किस्मत जो है वो बडगाम कंस्टिट्यूंसी में आजमा रहे हैं। जी सर।
सैयद उबैद जो हैं वो उस जगह पे हैं जिस जगह से आप जानते हैं कि उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एरिया है और यहाँ बीरवा विधानसभा क्षेत्र है बड़गाम में ही, और उसके अलावा ये पूरा एरिया हम लोग भी अभी गए थे तो घूम के आए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ समझना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सारे एरिया ऐसे हैं जिसकी चर्चा आने वाले समय में खूब होगी, क्योंकि उमर अब्दुल्ला यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं पर हमारे साथी सैयद उबैद जुड़े हुए हैं, वहीं से जुड़े हुए हैं। जरा और भी समझना चाहता हूं उबैद जी आपसे कि क्या यहां पर जब उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इन्होंने पहले भी यहां से किस्मत आजमाया है? क्या उमर पहले भी यहां से कैंडिडेट रहे हैं? अगर रहे हैं तो क्या रहा उनका पहले का रिपोर्ट क्या रहा है? और दूसरी चीज जरा यह भी समझना चाहता हूं कि उनके सामने जो पीडीपी का कैंडिडेट है वो कितना मजबूत है और कितना उत्साह है यहाँ के लोगों में, यहाँ के लोग कहते क्या हैं इन कैंडिडेट्स के बारे में? जी सर, अगर बात करेंगे तो जिस तरह से आपने कहा कि आपने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात की, तो वो आप पहली बार बड़गाम कंस्टिट्यूंसी में अपना किस्मत आजमा रहा है। अगर बात करता है तो बड़गाम कंस्टिट्यूंसी में जो आगा सईद रुहुल्ला मेहंदी जो है, जो एमपी भी है, उसने बड़गाम कंस्टिट्यूंसी में काफ़ी ज़्यादा वोट जो है वो हासिल किए। उसकी बुनियाद पर उमर अब्दुल्ला को लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़गाम में मजबूत है और उस सबके बीच में उमर अब्दुल्ला जो है उसने नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो बीरवा कंस्टिट्यूंसी में सबमिट किया। अगर बात करते हैं पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के हवाले से तो मुकाबला इन दोनों के बीच में कांटे का टक्कर मुकाबला होने वाला है। पीडीपी भी मजबूत है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मजबूत लग रहा है। अगर बात करते हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के हवाले से तो वो भी पहली बार बड़गाम कंस्टिट्यूंसी में अब की बार इलेक्शन लड़ रहा है। उसके साथ बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको आगा सईद रुहुल्ला मेहंदी का यहाँ पे काफी सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट उमर अब्दुल्ला को काफी, और एक बहुत ही टफ मुकाबला कह सकते हैं जैसा सईद उबैद कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। यहां पर प्रशांत जी थोड़ी सी प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा। प्रशांत जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए फिर से, लेकिन से जरा समझो, आपको क्या लगता है उधर श्रीनगर में काफी कम पोलिंग हुई है, क्या कारण हो सकता है? अगर बात करेंगे तो अभी तकरीबन 10:30 बजे बज चुके हैं। अगर देखा जाए तो हमने देखा वस्ती कश्मीर के हवाले से लोग सुबह से ही हमने देखा कतारों की लाइनें देखने को मिली, लंबे लंबे लाइनें देखने को मिली। अगर शहरी श्रीनगर की बात करेंगे तो मुझे लगता है वहां पर भी अच्छा जो पोलिंग का जो परसेंटेज है वो अच्छा खासा रहा, क्योंकि लोग जो है अभी घरों से नहीं निकल आए शहरी श्रीनगर में। और उसका जहाँ शहरी श्रीनगर की बात करेंगे तो पोलिंग परसेंटेज जो है वो कम रिकॉर्ड की गई है। तो मुझे लगता है वहां पर भी ऐसा काफी अच्छा खासा जो है वो वोटिंग का शरह जो है वो रह सकता है। वोटिंग वहां भी कश्मीर में भी हो सकती है, अच्छी खासी वोटिंग, ये कह रहे हैं सईद उबैद। और बड़गाम कंस्टिट्यूंसी, बड़गाम जिला भी है और वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला, और वहीं से जुड़े हुए हैं सीधे सईद उबैद, और आप तक हम पल पल की रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। इधर स्टूडियो में हमारे साथी समीर जी बने हुए हैं आप लोगों के बीच। जरा एक कमेंट और चाहूंगा सईद उबैद आपसे कि क्या यहां पर जो फॉरेन डिप्लोमेट्स आए हुए हैं उस पर भी कोई प्रतिक्रिया है क्या? वो यहां ऑब्जर्वर के रूप में आए हुए हैं। लगभग 20 डिप्लोमेट्स हैं ये बताया जा रहा है, जो श्रीनगर में आज सेकेंड फेज का मतदान जो है, पोलिंग है, उसको देखने आए हैं, ऑब्जर्व करने आए हैं। इस पर क्या आम प्रतिक्रिया भी है आम लोगों के बीच? एनी रिएक्शन? हमारे साथी सईद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन जल्दी से प्रशांत जी, अभी आप सुन रहे थे प्रशांत जी सईद उबैद की बात। बड़गाम में हैं, ये एक कंस्टिट्यूंसी वीरवा, ये सब हम लोग घूम के आए थे, आप याद कीजिए। और जब आप कहीं जाते हैं उस जगह से घूम के आते हैं और वहाँ की रिपोर्ट्स जब आपको करनी होती है तो बहुत आसान हो जाता है समझना, एक एक गलियों को, मोहल्लों को जब आप पैदल नापते हैं तो, और भी क्योंकि ये पूरा एरिया हम लोगों ने अभी कवर किया है उस लिहाज से भी। और जो बता रहे हैं सईद वहाँ से जुड़े हुए उबैद हमारे सहयोगी, और एक उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है, चाहे वो श्रीनगर हो चाहे बड़गाम हो। कैसे देखते हैं अभी जो रिपोर्ट कर रहे थे हमारे साथी इनको? पोलिंग कम क्यों है? श्रीनगर हम आप सब जानते हैं कि टूरिस्ट सेंटर है, देर तक वहाँ बाजार खुलते हैं, दुकानें खुलती हैं। कश्मीर में इन दिनों हमारे दर्शकों को जो कश्मीर के बाहर है वो शायद यकीन ना करें, दिल्ली के जैसी गर्मी पड़ रही है। बहुत गर्म माहौल है, मौसम है। शायद
जैसे जैसे दिन ढलेगा थोड़ा शाम होगी तो पोलिंग बढ़ेगी। और दूसरा कि क्योंकि श्रीनगर देर से सो कर उठता है वहाँ, क्योंकि देर रात तक वहाँ पे खाने पीने की तमाम दुकानें जो हैं वो रहती हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि दोपहर के बाद श्रीनगर में पोलिंग का परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई बायकॉट का कॉल नहीं है। और हम लोगों ने भी जब हम वहाँ थे तो उत्साह लोगों में देखा था इलेक्शन के प्रति। एक और वजह हो सकती है कम पोलिंग की कि सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा है श्रीनगर में और उसकी मूवमेंट की रुकावट है बहुत सारे लोगों की। और आज जबकि फॉरेन डिप्लोमेट से तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट होगा। हम लोग भी कई बार ट्रैफिक जैम में फंसे जब कोई ना कोई ऐसा मूवमेंट होता था, तो ये भी एक वजह है। और पोलिंग वहाँ स्लो होगी क्योंकि आम तौर पे जो आम जगहें हैं वहाँ से ज़्यादा सुरक्षा पोलिंग बूथ में जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि कई बार तलाशियाँ होती हैं, कई चीज़ें नहीं ले जाने दी जाती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे मसलन मान लीजिए कि हम लोग तमाम एयरपोर्ट पे जाते हैं अपना सामान लेकर, लेकिन जब श्रीनगर एयरपोर्ट जाते हैं तो 3-4 बार तलाशियाँ होती हैं और 1 किलोमीटर पहले भी सारी फ्रिस्किंग होती है, एक्सरे होता है सामान का, फिर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो फिर होता है। क्योंकि हमारे साथ तो कैमरा और इक्विपमेंट भी होता है, तो हम लोग ज़्यादा थोड़ा सा भुक्तभोगी हैं कि बहुत से चीज़ें इक्विपमेंट हमारे सुरक्षा बलों को समझ में नहीं आता कि क्या है। तो सुरक्षा का एक जो वातावरण है जम्मू कश्मीर में, वो भी एक वजह है कि पोलिंग स्लो होगी, लेकिन होगी। और जो अभी तक फिगर आ रही हैं जो वो बाकी जो नॉर्थ इंडिया में, मैं उत्तर भारत, दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर की बात नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पे अमूमन 70-80% वोटिंग होती ही है, लेकिन उत्तर भारत में 60-65 के आसपास रहती है। और मेरा अनुमान है कि 60-65% अगर पोलिंग श्रीनगर में हो रही है, होगी जम्मू कश्मीर में, पिछले फेज में 61% हुआ है, तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा कि लोगों में उत्साह है काफी ज्यादा पोलिंग के प्रति। जी राजेश, उत्साह है और अगर कहीं कम पोलिंग है तो उसका कारण क्या है, ये समझा रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि आप जानते हैं कई लेयर से सुरक्षा व्यवस्था के जो सिक्योरिटी के जो लेयर्स बनाए गए हैं उन लेयर्स से गुजरना पड़ता है वोटर्स को, और इसलिए कई बार उसमें देरी होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों में उत्साह है, यही सबसे बड़ी बात है और ये उत्साह बरकरार है। आज चुनाव का दिन, सेकेंड फेज, पहले फेज में भी अगर 62% से ज्यादा पोलिंग हुई है, कुछ जगहों पे तो पहले फेज में 82% से ज्यादा पोलिंग हुई है, जिसमें किश्तवाड़ भी है। और ऐसे ही आज जबकि बडगाम से और गांदरबल से, ये 2 जिलों की सीटों से, बडगाम सीट खुद, इससे चुनाव लड़ रहे हैं उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और एक अलग उत्साह उमर अब्दुल्ला को लेकर भी है, अलग उत्साह पीडीपी की नेता जो कहें तो इनको इल्तिजा को लेकर भी है, एक अलग उत्साह वहां पर इंजीनियर रशीद को लेकर भी है, और अलग उत्साह अगर देखें तो रविंद्र रैना बना नहीं पा रहे हैं, ये भी कहूं, क्योंकि वो भी अगर घाटी में आप नहीं बना पा रहे हैं तो कम से कम जम्मू रीजन में बनाएं, वो नहीं बना पा रहे हैं, ये भी वहां दिखाई देता है। आप चाहे जम्मू के एरिया को देखिए, चाहे आप घाटी यानी कश्मीर के एरिया को देखिए, उसमें वो उत्साह के नजरिए को जरा पहचानने की कोशिश कीजिए, टटोलने की कोशिश कीजिए। और एक सबसे बड़ी बात कि अगर जम्मू रीजन में देखें तो वैष्णो देवी सीट, माता वैष्णो देवी जो है वो सीट भी है, और वहां पे कौन जीतेगा इस बार वो भी दिलचस्प होगा। उस पर चर्चा मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है प्रशांत टंडन जी ने पहले एक बार न्यूज पॉइंट में की है, तो वो रिजल्ट बताएगा। और हमारे साथी अलग अलग बूथों पे हैं, फिर धीरे धीरे हम उनको जोड़ते हैं। कई जगह इंटरनेट की दिक्कत है, आप जान रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का मामला है, नेटवर्क का मामला है, ये सब है, लेकिन फिर भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग जगहों से। हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे साथी सहयोगी हैं जम्मू कश्मीर में, उन तक हम उनकी बातें आप तक हम पहुंचाएंगे। वहां बूथ, अलग अलग बूथों से आप तक हम पहुंचाएंगे कहां क्या चल रहा है। इधर स्टूडियो में हमारे साथी मौजूद हैं समीर जी। समीर जी, एक छोटी प्रतिक्रिया आपसे भी चाहूंगा जो अभी आप सुन रहे थे उस पर। जी बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। और श्रीनगर में, अगर श्रीनगर ज़िले की जो सीटें हैं अगर उनमें मतदान परसेंटेज कुछ कम है
तो उसके कारण जो अपने रिपोर्टर बता रहे थे, शफीक साहब बता रहे थे, वो भी हो सकता है। प्रशांत जी बता ही रहे हैं कि वहाँ सुबह ही देर से शुरू होती है और सुरक्षा की भी बात है, और पोलिंग में जो उसकी गति है सुरक्षा कारणों से वो भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि हम लोग कतारें तो देख रहे हैं। पिछले जब से हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही वहाँ हमने देखी कि कतारें लगी हुई हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी वहाँ दिखाई पड़ रहे हैं जैसे दूसरी सीटों पर। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ जो मतदान की स्पीड हो सुरक्षा कारणों से वो भी कुछ धीमी हो, लेकिन 11 बजे तक स्थिति कुछ और स्पष्ट होगी और लगता है कि श्रीनगर में भी पोलिंग परसेंटेज कमोवेश इसी तरह का होगा जैसा कि दूसरी जगहों पर दिखाई पड़ रहा है। और ये पिछले फेज़ की सीटों की बात करें और पोलिंग का 61% से ज़्यादा पोलिंग हुई थी, इस बार भी इस फेज़ में भी उसी तरह की अब तक की स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि मतदान इसी तरह से होगा और 60% से ऊपर ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जब सुबह 2 घंटे के भीतर इस तरह से लोग दिखाई पड़ रहे हैं मतदान केंद्रों के बाहर, तो निश्चित तौर पर उससे एक आभास हो जाता है कि किस तरह से मतदान को लेकर लोगों में रुचि है, दिलचस्पी है और बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लेना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, वहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी लोगों ने बहुत उत्साह के साथ मतदान में भाग लिया और पहले फेज़ के चरणों में लगातार वहाँ से जो ग्राउंड रिपोर्ट्स जो आप लोगों ने भी दिखाई हैं और भी जो रिपोर्ट्स आई हैं और मतदान की अपील सभी पार्टियों के नेताओं की ओर से की जा रही है। सरकार ने भी कैंपेन के लिए मतदान में हिस्सा लेने के जो कैंपेन चला रखे हैं, तो इन सब चीज़ों का असर है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के लोग जिस तरह से रुचि ले रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मतदान करना चाहता है तो आप उसको या नहीं करना चाहता है तो आप कितना भी कैंपेन करिए उसको आप वहाँ तक ले नहीं जा पाएंगे। कोई करना चाह रहा है तो आप अपील ना भी की जाए तो लोग वहाँ जाते ही जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि लोग अपने मुद्दों को, और उनको पता है कि अपने मुद्दों को रखने का, उसको जताने का, अपनी जो उनकी अपनी भावनाएं हैं उसको जताने का यही सबसे बड़ा रास्ता है लोकतंत्र में। और इसी के ज़रिए जो कुछ हम चाह रहे हैं, अपने मन की सरकार बनाना चाह रहे हैं या फिर स्टेटहुड की जो लड़ाई लड़नी है उसको चाह रहे हैं, तो यही एक तरीका है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मतदान में लोग रुचि ले रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं और उम्मीद है कि पिछले फेज़ वाले में जिस तरह से मतदान हुआ था उसी तरह का मतदान इस फेज़ में भी होगा। बिल्कुल, हमारी सहयोगी मानसी जुड़ गई हैं सीधे न्यूज रूम से और मानसी भी अभी लौट के आई हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग का दारोमदार पूरा इनके ऊपर था और ग्राउंड पे क्या कुछ इन्होंने देखा है इनसे बेहतर और कौन बता सकता है। मानसी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, गांधरबल की रिपोर्ट अभी आप देख रही थी, हमारे सहयोगी सैयद उबैद वहां से जुड़े हुए थे, इधर श्रीनगर से हमारे साथी जुड़े हुए हैं, शफीक जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपने सुन लिया, उनकी रिपोर्ट भी सुनी। और आप जब राहुल गांधी की सभा के समय जो लोग आए हुए थे वहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं ले रही थी, लोगों से बातचीत कर रही थी, कैसा उत्साह था इन लोगों के बीच में, कुछ कैमरे के ऊपर कुछ कैमरे के पीछे भी, और मुझे ध्यान है कि महिलाओं में एक अलग तरह का जोश था, महिलाएं कुछ नाच रही थी, गा रही थी और नारेबाजी कर रही थी, क्या उत्साह था, क्या कर रही थी, जरा अपना अनुभव जरूर बताइए आज जबकि ये चुनाव का वक्त है और इसलिए भी सेकेंड फेज है और वहां के उस वातावरण से आज के इस चुनाव को जरा जब मतदान की प्रक्रिया चल रही है जरा समझ पाएंगे, इसलिए आपसे समझना चाहता हूं कि महिलाओं में किस ढंग का वहां पर जोश दिखाई दिया आपको। राजीव जी, जब मैं वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गई थी तो एक उत्साह मैंने देखा था सबसे ज़्यादा जब राहुल गांधी के आने की खबर सुनी थी महिलाओं ने, तो रैली में राहुल गांधी के आने से पहले जो तैयारियां चल रही थी महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा उमंग थी, उत्साह था, खुश थी महिलाएं कि राहुल गांधी उनके नज़दीक हैं और राहुल गांधी के आने से वो बहुत खुश थी और उन्हें ये उम्मीद थी कि जो लगातार महंगाई बेरोजगारी की वजह से वो लोग परेशान हैं तो राहुल गांधी उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। और यहाँ तक कि मैंने महिलाओं से ये तक सवाल किया कि आप राहुल गांधी आएंगे तो उनसे आप क्या सवाल करेंगे, आपके क्या मुद्दे रहेंगे, तो एक महिला ने तो ये तक कह दिया कि नहीं, हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, राहुल गांधी भैया ने तो हमारे लिए जो मैनिफेस्टो था, जो घोषणा पत्र है, उसमें सारी जो हमारी उम्मीदें हैं, जो हमारे मुद्दे हैं, उन्हें रखा है। और एक उम्मीद नजर आ रही थी महिलाओं को कि वो उनकी परेशानियों को सुनेंगे। राजीव जी, आपको बता दो कि वहाँ के अहम मुद्दे ये रहे हैं, मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की तो वहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी की परेशानी थी, काफी जो उनके बच्चे थे वो पढ़े लिखे थे,
बीटेक एमटेक करे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें या तो सेब के बागान में काम करना पड़ रहा है या कह सकते हैं कि और भी कुछ काम है, उन्हें वो काम करने पड़ रहे थे, लेकिन उन्हें वहां पर नौकरियां नहीं मिल रही थी, ऐसा महिलाओं का कहना था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी मुद्दे उठाए कि वहां बिजली नहीं आती है, इसके बाद भी बिजली का जो बिल है काफी ज्यादा आता है, और राशन की समस्या महिलाओं ने बताई थी। और महिलाएं जब उनको पता चला कि राहुल गांधी आ रहे हैं तो वो उनकी रैली में जाने के लिए काफी खुश थी और काफी भारी संख्या में नजर आई। जबकि मैं लगातार दिल्ली की भी ग्राउंड रिपोर्ट करती हूं तो मैंने दिल्ली में भी इतना उत्साह महिलाओं में नहीं देखा था जितना मैंने जम्मू कश्मीर के अंदर राहुल गांधी के आने पर देखा था। महिलाएं गाना गा रही थी उनके आने पर और बहुत खुश थी, और उन्हें उम्मीद थी कि राहुल गांधी उनकी जो मुद्दे हैं, जो उनकी परेशानियां हैं, उन्हें जरूर सुनेंगी। जी राजीव जी बिल्कुल, राहुल गांधी उनकी परेशानियों को भी सुने, और राहुल गांधी से उम्मीदें बहुत हैं। वहां की महिलाओं को ये बात बता रही हैं मानसी, और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहां से प्रशांत जी आप भी थे, लेकिन चूंकि मानसी उन महिलाओं के बीच थी जिनसे बातें कर रही थी, और आज पोलिंग है, महिलाओं की कतार में देख रहा हूं संख्या ज्यादा है, महिलाएं निकल के आ रही हैं, उस लिहाज से भी यहां पर यह समझना जो मानसी बता रही बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए बिजली नहीं है लेकिन बिजली के बिल बहुत ज्यादा हैं, और बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं है, और ये दोनों बहुत बड़ा मुद्दा है। वहां पे देखा जाए तो ये बहुत बड़े मुद्दों में से, आप याद कीजिए कि हम लोगों ने लोकल सिम खरीदने के लिए जिसके पास एक छोटा सा हॉकर नुमा इंसान जिसके पास हम लोग खड़े हुए और ले रहे थे, वो एमटेक किया हुआ था। एमटेक किया हुआ बंदा अगर आज सिम बेच रहा है, वो वोडाफोन हो चाहे एयरटेल हो या जियो का सिम बेच रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का और खासकर युवाओं का उत्साह कहां है और किस कदर वो बिल्कुल धरातल, मतलब कहें तो जमीन के अंदर धंस चुके हैं, बिल्कुल खत्म होने वाली स्थिति नजर आती है ऐसे में। और वैसी स्थिति में इस चुनाव से, राहुल गांधी की अपील से या खुद राहुल गांधी से, और आपने ये भी देखा होगा प्रशांत जी कि राहुल गांधी यहां के बेटे हैं, राहुल गांधी का क्या रिश्ता है वहां से, इसके पोस्टर्स वहां पर काफी बिखरे हुए थे, लोगों के हाथों में थे, और लोगों में राहुल गांधी को लेकर एक कनेक्ट दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान, उसके बाद की यात्राओं के दौरान भी, यानी भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद की यात्राओं के दौरान भी उन्होंने उस कनेक्ट को वहां पर काफी मजबूत कर लिया है, और शायद इसलिए भी। क्या कहेंगे इस पे राजीव जी? 3 महत्वपूर्ण दौर में मैं कश्मीर में रहा। एक, जब धारा 370 हटाई गई उसके 1 महीने बाद मैं वहां गया था, जब लॉकडाउन था, मोबाइल फोन भी नहीं काम कर रहे थे। उसके बाद राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर लेके पहुंचे तब भी हम लोग थे वहां पे, और उसके बाद अभी चुनाव के वक्त भी हम लोग थे, कल ही आए वापस। इस पूरे दौर में हमने देखा राजीव जी कि कश्मीर तमाम आतंकवाद, बंदूक के साए, सस्पेंडेड डेमोक्रेसी के बीच भी कश्मीरियों का हौसला जो है वो जबरदस्त है। उन्होंने अपनी कश्मीरियत को कैसे प्रिजर्व किया है, ये देखने वाली चीज़ है। और हम लोग, चाहे मानसी हो, आप हो, हम लोग बाकी सारे टीम के लोग, हम लोग सिर्फ राजनेताओं से नहीं मिल रहे थे, हम वहाँ बुनकरों के पास भी गए जो कालीन बनाते हैं, क्या ज़बरदस्त हुनर है। हम वहाँ भी गए जो सेब के बागानों में जो किसान हैं, जो जिनके सेब के बाग हैं, कैसे पैकेजिंग कर रहे हैं, क्या उनकी समस्याएं, वो मानसी ने रिपोर्ट किया। तमाम और लोगों से हम लोग मिले। इस वक्त जो आप जैकेट पहने हुए हैं, ये लाल चौक से ही खरीदी, हाथ की बनी हुई जैकेट है, कितनी खूबसूरत। तो कश्मीर ने अपनी कश्मीरियत को प्रिजर्व करके रखा है, और अब अगर वहाँ पर डेमोक्रेसी वापस आएगी, मुझे यकीन है कि बहुत कश्मीर जो है वो पूरे देश में जो है वो छा जाएगा। केवल कश्मीर को बदनाम किया गया, और इसमें मीडिया का बहुत रोल है। यहाँ पे जो बीजेपी का प्रचार है कश्मीर को लेके बाकी देश में, उसका बहुत बड़ा रोल है कि कश्मीरियों के प्रति एक नफरत है। आप देखिए वहाँ पे कैसे लोग हैं। हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं है, लेकिन दिल्ली में किसी कश्मीरी को मकान मिलने में कितनी मुश्किल आएगी। दिल्ली क्या, भारत के किसी भी हिस्से में मुश्किल आएगी। और कश्मीर की खूबसूरती यह है कि कश्मीर में किराएदार बहुत कम है,
एकमात्र प्रदेश है राजीव जी जहां पे लैंड रिफॉर्म्स बहुत ईमानदारी से हुए, और यही वहां की समस्या का जड़ भी है कि सब कश्मीरियों के पास चाहे 1 कमरे का हो, चाहे 2 कमरे का हो, चाहे 3 कमरे का हो, कोई बंगला हो, कोई छोटी सी मकान हो, उसका अपना है। ये बहुत बड़ी बात है, ये देश के किसी राज्य में नहीं है। कश्मीर में कोई बेघर नहीं है, कश्मीर में कोई लैंडलेस नहीं है जो कश्मीरी है। इसलिए कश्मीर को प्रिजर्व करना भारत के हित में है। इसलिए 370 आवश्यक था कि बाहर से लोग जाएंगे, बसेंगे, कश्मीरी लोग सीधे हैं, भावुक हैं, उनसे ज़मीनें खरीदेंगे औने पौने दाम पे। उसके बाद सारा व्यापार और बाजारवाद की वहाँ जब एंट्री होगी तो ये जो खूबसूरत जो वहाँ की हुनर है वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर कश्मीर भी जो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव की तरह श्रीनगर भी हो जाएगा। वहाँ ही बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन जाएंगे और इंटरनेशनल ब्रांड आ जाएंगे। तो जो कश्मीर का जो हथकरघा उद्योग है, जो कश्मीर का फूड प्रोसेसिंग उद्योग है, जो कश्मीर के तमाम सारे हुनर हैं अपने, आप पूरे बाजार में जाइए, आपको शायद ही कोई चीज, चाहे वो केसर हो, चाहे वो कहवा हो, चाहे वो खाने पीने की तमाम चीजें वहां की बनी हुई हैं। अभी वहां पे ब्रांड नहीं पहुंचे हैं टोमेटो केचप के और तमाम चीजों के। जब वहां पे इस तरीके का बाजारवाद आएगा तो वहां के जो पारंपरिक काम है, हुनर है, घरेलू उद्योग है, वो चौपट हो जाएगा। इसलिए कश्मीर को बचाने की जरूरत है, इसलिए वहां पे लोकतंत्र की जरूरत है। इस बात को दिल्ली से गया हुआ, दिल्ली में बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट नहीं समझ पाएगा। कश्मीर के लोग ही समझ पाएंगे जब उनकी अपनी असेंबली होगी, उनके अपने चुनाव होंगे। इसलिए स्टेटहुड जरूरी है। तो और इसलिए लोग इस बात की उम्मीद है, इसलिए बढ़ चढ़ के लोग अपनी डेमोक्रेसी को रिक्लेम कर रहे हैं। और ये अलगाववाद की हार है, ये जो वहाँ पे डेमोक्रेसी सस्पेंड किया गया उसकी हार है, और कश्मीर के लोगों की जीत है चुनाव। डेमोक्रेसी वहां पर स्थापित हो, लोकतंत्र स्थापित हो, ये सबसे बड़ी चीज है। और अभी तक जिस एलजी के भरोसे जो कश्मीर चल रहा है पिछले 2019 से लेकर अभी तक, वो अब कम से कम मुख्यमंत्री के भरोसे चले। एक चुनी हुई सरकार, मुख्यमंत्री मतलब चुनी हुई सरकार, जनता की सरकार, उसके भरोसे चले जो जनता चाहती है। ये बहुत दिनों बाद, कई सालों बाद ये एक ऐसा चुनाव जिसका बहिष्कार की अपील किसी ने नहीं की, ये सबसे बड़ी चीज है। और बिना इन बहिष्कार की अपील के, यानी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया। पहले फेज में देखा आपने, फिर दूसरे फेज में आपने देखा, और इन सब के बीच जब लोगों के बीच आप जाते हैं, जैसा प्रशांत जी बता भी रहे थे, हम लोग भी जब अलग अलग लोगों के बीच जा रहे थे, चाहे वो कालीन बनाने वाले बुनकर हों, चाहे वो खाना बदोश हों, जो कभी बर्फ के समय में जब बर्फबारी होती है तो ऊपर से घाटी में चले आते हैं पहाड़ों से, और अभी जब बर्फबारी नहीं हो रही है तो वो पहाड़ों पे चले जाते हैं। टॉप पॉइंट जो कश्मीर का है वहां तक हम लोग गए, और वहां भी हमारी सहयोगी मानसी ने वहां के लोगों से 10-10 फीट के घर हैं बने हुए, लेकिन पक्के नहीं हैं, कच्चे घर हैं। वो रिपोर्ट भी आप तक हम पहुंचाएंगे आज कल में, और उसको भी आप लोग देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मानसी के पास एक बार फिर से आना चाहता हूं कि वहां 40-50 घर ऐसे दिखे टॉप पे बिल्कुल, जो लोग, एक छोटा सा पाठशाला भी है, वहां स्कूल भी है, वहां छोटे बच्चे पढ़ते भी हैं। उसके अलावा खाना बदोश जिंदगी उनका भी सरपंच है, और वहां भी लेकिन वहां बिजली नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, मोबाइल यूज करते हैं लेकिन 2 घंटा लगता है मोबाइल को चार्ज करने के लिए, वो फिर से घाटी में भेजते हैं, एक साथ इकट्ठा होता है। क्या कुछ वहां की जिंदगी है, जरा वो बयां कीजिए, क्योंकि आज जब चुनाव हो रहे हैं तो वहां भी पोलिंग हो रही है और वो लोग भी पोलिंग में हिस्सा ले रहे हैं, और वो रिपोर्ट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों आप आराम से उस रिपोर्ट को देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, क्योंकि गुलमर्ग से ऊपर कल हम लोगों की एक रिपोर्ट आपने देखी होगी, प्रशांत जी, मैं और 3 साथी हमारे कश्मीर के, बिल्कुल टॉप जो है वहां का, कश्मीर का नॉर्दर्न पार्ट का, वहां से हम लोगों ने वो रिपोर्ट की थी। बूटा पथरी नाम है उस जगह का, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके आगे थोड़ा और जाएंगे तो एलओसी स्टार्ट हो जाता है, तो उस लिहाज से भी वो इंपॉर्टेंट है। और कश्मीर घाटी के लोग और कश्मीर में पहाड़ों पे रहने वाले लोग और उन सब के बीच जमहूरियत को लेकर
जो सोच है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कुछ आपने देखा मानसी वहां पे? पत्री पर हम गए थे ऊपर पहाड़ों पर, वाकई में उनका जो जीवन यापन करने का तरीका है, जो मतलब काफ़ी संघर्ष है उनकी लाइफ में। आप समझिए आज के समय पर बिजली पानी जैसी बेसिक जो सुविधा होती है उन्हें नहीं मिल पाती है। वहाँ जब हमने लोगों से बात करने की कोशिश की तो कई लोग कैमरे पर नहीं बोल पा रहे थे, कई लोगों ने कैमरे के पीछे भी बताया था, क्योंकि एक डर का माहौल था अभी भी। जहाँ कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से जो डर है लोगों के अंदर खत्म हो चुका है, लेकिन कैमरे के आगे बोलने से लोग कतरा रहे थे। जब हमने लोगों से बात की तो वहां की महिलाओं ने मुझे बाद में बताया कि वहां शौचालय तक नहीं है, बिजली तक नहीं है, पानी तक नहीं है। उनको इतनी वहां समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप सोचिए आज के समय पर बेसिक जो ज़रूरतें होती हैं वो उन्हें नहीं मिल रही थी। वहां एक महिला ने बताया कि वहां जो बिजली की जो समस्या है, वहाँ पर लाइट आती नहीं है। वो दिन में जो सोलर पैनल है उसका इस्तेमाल करते, मतलब उसको चार्ज करते हैं और रात में उसको इस्तेमाल करते हैं, रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक। मतलब उनका ये, जिसके पास अगर पैसा है तो वो सोलर पैनल लेकर काम चला पा रहा है, फ़ोन चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि नीचे उतर कर जाना पड़ता है तब जाके वो अपना फ़ोन चार्ज कर पाते हैं। पानी की समस्या है वहाँ काफ़ी ज़्यादा, पानी के लिए लोगों को पानी के लिए भी दिक्कत होती है और लाइट की भी समस्या है। उसी के साथ में शौचालय नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्हें महिलाओं को शौचालय भी नहीं है, उसके लिए भी उन्हें जाना पड़ता है एक जगह पर। और सोचिए वहाँ ये बोला जा रहा था कि यहाँ पर जो मवेशी हैं और उन पर हमला हो जाता है यहाँ पर रात के टाइम पर। तो आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा समस्या। एक तरफ दावे ये किए जा रहे थे कि धारा 370 हटने के बाद से सारी सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं, लेकिन वहाँ रोज़गार की समस्या है और बिजली पानी जैसी बेसिक चीज़ें वहाँ नहीं मिल पा रही हैं। इसी के साथ वहाँ पर एक महिला जो है पाठशाला चलाती हैं और वहाँ बच्चों को वो पढ़ाती हैं और काफ़ी अच्छा काम वहाँ पे किया भी जा रहा है। लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है, लेकिन उम्मीद भी है कि सरकार आएगी और उनके पास मौका रहेगा कि वो नया बदलाव ला सकेंगे, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सके। वहाँ की जो बेसिक नीड है, सबसे ज़्यादा बिजली पानी की समस्या है और रोज़गार के मुद्दे वहाँ भी हमको देखने को मिले। पानी की समस्या और रोजगार के मुद्दे यानी बेरोजगारी, ये बहुत बड़ा, अगर कश्मीर की आज कोई दो सामान्य समस्या अगर पूछी जाए तो आप एक पल में आप सुनेंगे कि मैक्सिमम लोगों के मुंह से कि बिजली पानी, यानी उसमें भी बिजली के बिल और बिजली की समस्या। क्योंकि वहां पर आप जाइए, श्रीनगर में आप चले जाइए और बड़े बड़े दूसरे शोरूम्स में चले जाइए तो सब के गेट पे एक जनरेटर जो है वो आपको दिखाई देगा। ये बहुत, अगर आप चले जाइए श्रीनगर में, आप हर दूसरे दुकान में देखेंगे एक जनरेटर है। और इसलिए क्योंकि लाइट की समस्या है, बरसात और खासकर बर्फबारी के समय लाइट बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हम लोगों ने पिछले साल भी जब भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने के लिए हम लोग गए थे तब भी हमने देखा था। प्रशांत जी, आपको याद होगा कि रात भर लाइट नहीं और हम लोग सर्दी में ठिठुरते नजर आए थे, रात भर नींद तक नहीं आई थी क्योंकि हीटिंग सिस्टम भी बंद था। तो और काफ़ी बर्फबारी हो रही थी उस वक्त जब हम लोग वहाँ भारत जोड़ो यात्रा को कवर करने गए थे। लेकिन ये समस्या, बिजली की समस्या जो बता रही हैं मानसी, और दूसरी समस्या जो है वो बेरोजगारी है। ये चुनाव इन दोनों मुद्दों पे भी लड़े जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों मुद्दों से इतर जो सबसे बड़ा मुद्दा है समीर जी, वो मुद्दा है 370। कोई खुल के बात करता है 370 पे, कोई चुप रह के बोलता है, यानी चुप हो जाता है, बोलने से कतराता है, डरता है, लेकिन वो कहता है कि अब हम दिखाएंगे क्योंकि हम अपनी चुन के सरकार लाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसीलिए ये चुनाव इतने महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए जो कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि पहली बार देश में ऐसा हुआ कि एक किसी राज्य को जो पूर्ण राज्य का उसका दर्जा रहा हो, उसको छीनकर उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया हो। तो अब वहाँ पर ये जो स्टेटहुड की बहाली यानी राज्य के दर्जे की बहाली है, ये उनके बीच में सबसे बड़ा मुद्दा है, जहाँ वो अपनी सरकार चाहते हैं। और पिछले करीब 5 साल से वो देख भी रहे हैं कि जो यूनियन टेरिटरी की तरह से वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए शासन हो रहा है, वहाँ की कामकाज चल रहा है, शासकीय कामकाज। तो ये और चीज़ें अपनी जगह है, चाहे बिजली की आप जो बात कर रहे हैं, और बेरोज़गारी तो वास्तव में सभी पूरे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, केवल कश्मीर में ही नहीं। और चूंकि वहाँ टूरिस्ट कम जा रहे हैं, अगर टूरिज़्म ही सबसे बड़ा वहाँ का एक के लोगों के रोज़गार का ज़रिया है, वो बंद है तो फिर उनकी रोज़ी रोटी वैसे ही बहुत कम हो गई है, स्वाभाविक है।
लेकिन बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है ये आपने हरियाणा में भी 2-3 दिन पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी जिस परिवार के पास गए थे करनाल में, और केवल वहीं की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा पूरे पंजाब की ये बहुत बड़ी समस्या है कि बेरोजगारी की वजह से लोग अवैध तरीके से दूसरे देशों में जाते हैं कमाने के लिए, और वहाँ उनको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है उसका जीता जागता नज़ारा देखा गया। और ये मुद्दा हरियाणा में भी बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। तो वास्तव में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात, और जो आप कह रहे हैं कि जो खामोश मतदाता है उसके लिए ख़ास तौर पर स्टेटहुड की बहाली सबसे बड़ा मुद्दा है, और इसी के लिए वोटिंग कर रहे हैं। ये जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है, कतारें दिखाई पड़ रही हैं, ये सबसे बड़ी उसके पीछे वजह यही है कि वो चाहते हैं कि जब वोट करेंगे वो तो अपने वो स्टेटहुड की बहाली की लड़ाई इसके ज़रिए वो लड़ेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्टेटहुड की बहाली की लड़ाई और इसके जरिए वो आगे बढ़ेंगे। जरा एक बार फिर से मानसी के पास आना चाहता हूं। मानसी, युवाओं से भी, महिलाओं से आपने बात की, युवाओं से भी खूब आपने बातें की। वहां के कश्मीरी युवा जो हैं वो क्या कुछ, आज बेरोजगारी तो महिलाएं भी बता रही हैं, लेकिन युवा क्या बता रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में क्या है? बहुत लोगों से आपने बातचीत की थी, जरा वो भी बताइए। बिल्कुल राजीव जी, युवाओं की बस एक ही मांग थी, चाहे वो पहाड़ पर हो, चाहे वो नीचे हो, चाहे शहर की बात हो, चाहे गांव की बात हो, युवाओं की बस एक ही मांग थी कि उन्हें रोजगार मिलना चाहिए। और उनका ये कहना था कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री बने जो युवाओं की सुने, उनकी मुद्दों को सुने। उनका ये कहना है कि हम लोगों ने, मतलब काफ़ी लोगों ने डिग्री तक दिखाई अपने, कि हमारे पास डिग्री होने के बावजूद हम, मतलब हमारे पास नौकरी नहीं है, हमको यहाँ पर जो लोकल ये काम है वही करने पड़ रहे हैं। और युवाओं का ये कहना था कि धारा 370 हटने के बाद से उनकी जो चीज़ें हैं वो, मतलब उनके जो हक हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे, और उनकी जो मांग है वो डायरेक्ट जो है सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है, ऐसा युवाओं का कहना था। और युवाओं का यही कहना था कि उनको उम्मीद की जो किरण है वो राहुल गांधी में नजर आती है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार युवाओं के मुद्दे उठाते हैं। और मतलब उनकी जो सोच है, मतलब युवाओं का ये कहना था कि युवा राहुल गांधी की जो माफ़ कीजिएगा, युवा जो है कह रहे थे कि उन्हें रोजगार चाहिए, और राहुल गांधी ही उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा कर सकते हैं। उनको राहुल गांधी में उम्मीद की किरण नजर आती है। और उनका ये कहना है कि लगातार हमारे पास डिग्रियां हैं इतनी, इसके बावजूद जो है उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। युवाओं की भी यही मांग थी। इसके साथ में जो मैंने आपको बताया ही कि बिजली और पानी की समस्या है ही, और उसी के साथ में कुछ महिलाओं के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी। कुछ युवा महिलाएं भी मुझे मिली थी, वो आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो आगे नहीं पढ़ पा रही थी। और यहाँ तक कुछ महिलाओं ने ये भी कहा कि अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो उसके बाद हमें यहाँ नौकरी नहीं मिल पा रही है और बाहर हम नहीं जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो महिलाएं हों, सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं का तो यही था कि उन्हें रोजगार चाहिए, और उन्हें उम्मीद की किरण अब राहुल गांधी में नजर आती है। उम्मीद की किरण राहुल गांधी में, राहुल गांधी के प्रति युवाओं में एक जोश है, एक उत्साह है, ये तो दिखता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, युवाओं की समस्याओं का हल मतलब राहुल गांधी, ये कई लोग कहते हैं। ये बात आप तय मानिए। प्रशांत जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप याद कीजिए, कई लोगों से हम लोगों ने भी मुलाकात की, बात की। मानसी तो लगातार इसी काम में लगी हुई थी। युवाओं में उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला से ज़्यादा, पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती या इल्तिजा मुफ्ती से ज़्यादा राहुल गांधी का क्रेज़ दिखाई देता है। और खासकर एनसी और कांग्रेस गठबंधन में अगर बड़ा कोई स्टार कांग्रेस वहाँ पे जम्मू कश्मीर में है तो वो राहुल गांधी दिखाई देते हैं। राहुल गांधी एक बड़ा फैक्टर है वहाँ के चुनाव में। जम्मू कश्मीर के चुनाव में राहुल गांधी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और वो बहुत सुखद भी है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के आवाम को भारत के मुख्य धारा से इंटीग्रेट करने में, जोड़ने में बहुत सहायक होगा। राहुल गांधी की रूट्स वहाँ की हैं, और जो हम लोगों ने देखा कि लोग यकीन कर रहे हैं उन पे। राहुल गांधी वहाँ पे चालाकी वाली पॉलिटिक्स करने नहीं गए हैं। राहुल गांधी वहाँ पे दिल की बात कर रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे अभी के दौर की बात हो, राहुल गांधी जो है एक विश्वास जीतने में, हासिल करने में कामयाब हुए हैं। क्योंकि कश्मीर के लोग राहुल गांधी को एक नेता के तौर पे, नेता जो कि बदनाम होता है, उसको शक की निगाह से नहीं देख रहे हैं कि इनकी कोई राजनीति है, कोई सत्ता में आना चाहते हैं, कोई यहाँ पे
आकर कुछ और करना चाहते हैं, ऐसा कोई मंसूबा राहुल गांधी में वो नहीं देख रहे हैं। ये बड़ी बात है और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा राहुल गांधी की मौजूदगी, और इस इलेक्शन में जो भी आउटकम आता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि देश इमोशनली, कश्मीर के लोग बाकी देश से एक जुड़ाव महसूस करेंगे। अब बॉल यहाँ के कोर्ट में है कि बाकी भारत के लोग, खासकर उत्तर भारत के लोग, कश्मीर और कश्मीर के लोगों से नफरत करना छोड़ दें, उनको अपनाएं। तब जो है एक जो ये मिशन है कश्मीर को भारत से बिल्कुल आत्मीय तौर पे जोड़ने का, इमोशनली बॉन्ड क्रिएट करने का, वो कामयाब होगा। जैसे हम और राज्यों में जाते हैं, चाहे वो तमिलनाडु में जाएं, चाहे हम महाराष्ट्र में जाएं, वहाँ की कुछ चीज़ें खाते हैं, डोसा खाते हैं, पुलन पूरी खाते हैं, या महाराष्ट्र मराठी खाने साबूदाना वड़ा खाते हैं, पसंद करते हैं, वहाँ की चीज़ें लेकर आते हैं। मराठी व्यक्ति दिल्ली में आता है तो हम उससे चिढ़ते नहीं हैं, लेकिन जब कश्मीरी दिल्ली में आता है तो उसको शक की निगाह से देखते हैं। ये बंद करें। कश्मीरी लोग हुनरमंद लोग हैं, दिल के बहुत अच्छे, और मैंने राज्य में किसी देश में पूरे देश में राजीव जी इतने भावुक लोग नहीं देखे। किसी से आप 5 मिनट बात कर रहे हो, वो उसके आंसू निकल आएंगे। बहुत भावुक लोग हैं कश्मीरी। तो देश को सम्मान करना चाहिए, और बहुत नफरत कश्मीर के बारे में फैलाई गई है। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट एक मील का पत्थर ये तय होगा कि कश्मीर के लोग अब ये चाहते हैं कि वो ऐसी राजनीति को लाएं कश्मीर में जो अलगाववाद का मैसेज ना दे। और आप देखिएगा, मेरा अंदाज है, मैं 4 दिन अगर वहाँ रह कर आया हूँ, जो मेरा अंदाज है, इस वक्त कश्मीर की जनता, तमाम जो अलगाववादी नेता है जो वहाँ पे बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, उनको परास्त करेगी। राजीव जी, कश्मीर में वहाँ की जनता और उनका मूड ये साफ समझ में आ रहा है कि उसे करना क्या है। और आज सेकेंड फेज की पोलिंग हो रही है, इसके बाद आखिरी फेज, तीसरा फेज, जिसमें 40 सीटों पे होना है चुनाव, और आज 26 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। 25 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं 26 सीटों के लिए, 25,78,000 मतदाता, और 26 सीटों के लिए कश्मीर की 15 सीटें और उधर जम्मू की 11 सीटों पे पोलिंग हो रही है। उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं 2 जगहों से। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना आज ही चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब उनकी पोलिंग आज ही है। और उनके अलावा कांग्रेस पार्टी से तारिक कर्रा चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी पोलिंग भी आज ही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 3 अलग अलग पार्टियों के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ रहे हैं, और इनमें से किसकी पार्टी जीतकर सरकार पर काबिज होती है, ये देखना दिलचस्प इसलिए होगा क्योंकि एनसी और कांग्रेस का गठबंधन है। और आज राहुल गांधी अभी निकल चुके हैं दिल्ली से और जम्मू पहुंचने वाले हैं। आज राहुल गांधी की सभा जम्मू में है, और पिछले 1.5-2 घंटे से लगभग हम आप तक पहुंचा रहे हैं, थे अभी नहीं क्योंकि कार्यक्रम चल ही रहा है। और विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर, उसका सूरत हाल 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के आधार पर, 9 बजे इसलिए क्योंकि आधा घंटा लेट, अब 11:30 बजे तक ये आंकड़े आएंगे और तब पिछले 2 घंटे के आंकड़े हमारे सामने होंगे। अभी जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर जम्मू कश्मीर में सुबह 9 बजे तक, यानी सुबह शुरुआती 2 घंटों में 10% पोलिंग हुई, 10.22% की पोलिंग हुई। ये जो सीजन है ये हार्वेस्टिंग का सीजन है, यानी फसलों के बुआई कटाई नहीं बल्कि बुआई का सीजन है। और ऐसे में कई लोग सुबह सुबह खेतों में जाते हैं। गांव के मतदाता ज़्यादा हैं और शहर के मतदाता कम हैं, ये भी बता रहा हूं आपको। तो इसलिए भी जो गांव के ग्रामीण मतदाता हैं वो खासकर खेतों में अभी नजर आएंगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदान के प्रतिशत को आप और चढ़ते हुए देखेंगे। जम्मू कश्मीर के चुनाव पर, जो चुनाव का सूरत हाल है, उस पर इस ब्रेकिंग न्यूज को यहीं विराम देता हूं और अभी से ठीक 55 मिनट बाद
बाद न्यूज रूम से ब्रेकिंग न्यूज लेकर आएंगे हमारे साथी समीर जी, जो आपके साथ दिखाई हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, और ये थोड़ी देर बाद आएंगे। 12 बजे से ये लेके आएंगे बिग ब्रेकिंग, और न्यूज रूम से सीधे जहां से जुड़ी हुई हैं मानसी जी हमारे साथ। तो आप जुड़िए फिर से लाइव देखने के लिए 55 मिनट बाद, और बाकी बहुत सारे प्रोग्राम डीबी लाइव पे आप लगातार वीडियोस के रूप में देखते रहते हैं, तो उसे भी देखिए। कार्यक्रम पसंद आए तो उसे शेयर जरूर कीजिए, और मिशन 1 करोड़ सब्सक्राइबर में आप भी सहभागी बनिए। करना कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच लिंक को भेजिए, चैनल को बताइए और सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।